हेलो बच्चों। हाँ, तो आज हम लोग फिर वही वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका है वो क्या है, और उदाहरण नंबर 1 किया था, और एक हमने HCF भी निकाला था वही उदाहरण नंबर 1 से। तो हम लोगों ने इतना देख लिया है। अब हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2 से। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ 2 को हमने ऐसे जो किया है, इसका करने का उद्देश्य था कि ये जो 2 है यही हमारे लिए b का काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2 है। ठीक है, और जब a और b दो पूर्णांक होंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? a = 2q + r। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर a होता है a > b, यानी कि b = 2 है, तो यहाँ पे a = 2q + r, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, जहाँ r is smaller than 2, r equal to r greater than 0। ये यहाँ से r क्या होगा? हमेशा इस 2 से क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में क्या हो जाएगा? चरण 1 में जब r = 0 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? a = 2q + 0, या हम कह सकते हैं a = 2q। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे अगर देखें तो 2q 2 से डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है ना? तो इसका मतलब ये 2q क्या है? समपूर्णांक होगा, है ना? जो कि हमारा ये पहला कंडीशन पूरा हो गया। अब आते हैं चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में क्या हो जाएगा? चरण नंबर 2 इसमें हो जाएगा जब r = 1 हो तो, r = 1 हो तो क्या हो जाएगा? a = 2q, वो तो था ही, क्या है क्वेश्चन में? 2q ना? इक्वेशन 1 में क्या है? a = 2q + r। ठीक, तो यहाँ 2q + r की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और ये क्या है? 2q + 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2q तो है लेकिन 1 नहीं है ना? तो इसलिए 2q + 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा? 2q + 1 सम पूर्णांक नहीं होगा, क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक, तो चरण नंबर 2, उसके बाद हम लेंगे चरण नंबर 2 ही चरण हुआ इसमें। क्यों? क्योंकि r क्या है? r के दो वैल्यू हैं, यहां से r = 0 और 1, दो ही तो होगा। अगर हम कहें कि r 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तथा 2 से छोटा है, तो उसका जो रेंज होगा क्या होगा? 0 और 1। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो 2q है और 2q + 1 है, ये 2q क्या है? उसमें धनात्मक समपूर्णांक होगा और 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं समीकरण
समीकरण 2 में क्या था? समीकरण 2 से धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम उदाहरण 1 को हल करेंगे। इसके बाद है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ विषम पूर्णांक की बात हो रही है और 4q और 4q प्लस 3 के रूप का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए b जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, b क्या होगा? 4 होगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, हमने इतना पहले से लिख दिया है इसलिए थोड़ा सा समय बचेगा। तो हम मान लेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक तथा b इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? a इज इक्वल टू 4q प्लस r। ये हम लिख लेंगे इक्वेशन 1, जहाँ r इज स्मॉलर देन 4 या ग्रेटर देन 0 r इक्वल देन 0। ठीक, तो यहाँ पे r हम लिख सकते हैं, r का जो रेंज होगा वो होगा 0, 1, 2 एंड 3, 4 से छोटा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे चरण 1। चरण 1 में क्या होगा? यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 4q प्लस 0। और ये इसको हम फिर से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे 4q क्या है? 4q 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, हमको प्रश्न में क्या पूछा है? विषम पूर्णांक। तो ये हमारे काम का नहीं है। हम लेंगे अब चरण 2। और चरण 2 में हम क्या करेंगे? वही काम, यदि r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4q प्लस 1 अपॉन 3 एंड 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4q तो हो जाएगा, 1 नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो इक्वेशन 3 है इसमें जो 4q प्लस 1 है ये समपूर्णांक ना होकर के क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। यही हमको दिखाना है, 4q प्लस 1। तो एक हो गया। अब उसके बाद हमने r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2 और 3 बचा है, तो अब हम उसको लेंगे। अब चरण 3 ले लेते हैं। चरण 3 में क्या हो जाएगा भाई? चरण 3 में यदि r बराबर 2 हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 4q
यानी हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, तो यहाँ पे 4q हो जाएगा 4q प्लस 2। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ अगर हम देखें तो 4q प्लस 2 अपान 2, यानी 4q में अगर हम 4q प्लस 2 में 2 से डिवाइड करें तो ये जो है क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, हो जाएगा 2q प्लस 1। इसका मतलब 4q प्लस 2 जो 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये सम संख्या होगा, यानी सम पूर्णांक होगा। तो ये भी हमारे काम का नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारा चरण 4 क्या होगा, चरण 4 होगा यदि r का एक वैल्यू r बचा है, r कहाँ तक है 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हम ले लेंगे। यदि r इज इक्वल टू 3 हो तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस, ये हम 4q प्लस 3 समीकरण 1 से हम ले लेते हैं। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, r की जगह 3 रख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये लिख लेते हैं इक्वेशन 5, और यहाँ पे अगर हम 4q प्लस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब 4q प्लस 3 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ आंसर लिख लेंगे। क्या आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि 4q मतलब कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, यानी समीकरण 3 से 4q प्लस 1 और समीकरण नंबर 5 से 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक बच्चों, ये समीकरण 5 से 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो है अगला उदाहरण नंबर 4। हाँ तो बच्चों उदाहरण 4 में क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, यानी कि अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। और हमको ये भी ध्यान देना है कि ढेरी की संख्या हमको ऐसा रखना है कि उसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान भी रहे और हम परात का स्थान भी न्यूनतम घेरे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अधिक से अधिक कितनी ढेरी बन सकती है। ठीक है, अधिक से अधिक कितनी ढेरी बन जाए कि उसमें बर्फियों की संख्या समान रहे। तो इसका प्रश्न के हिसाब से जो अर्थ निकल रहा है यही है कि अधिक से अधिक इसमें ढेरियों की संख्या हम क्या बना लें, जिससे कि ढेरियों की जो संख्या है या जितने ढेरी हैं उसमें बर्फियों की संख्या समान रहे सभी ढेरियों में। और इस तरीके से जब हम परात में रखेंगे तो वो न्यूनतम स्थान घेरेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको इसमें ये निकालना है कि अधिक से अधिक कितनी ढेरी बन सकती है। जब अधिक से अधिक की बात आती है तो ये हम HCF यहाँ निकालना रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे HCF निकालेंगे किसका, 420 और 130 का। और हम HCF निकालने के लिए हम यहाँ एक मान लेंगे 420 के लिए हम A इज इक्वल टू 420 तथा B इज इक्वल टू 130। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, A इज इक्वल टू 420, B इज इक्वल टू 130, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 130 गुणे 13 की 39, यानी 3 बार जाएगा। और इसको हम अगर हम 420 में से
390, 13 390 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 30। ये समझ में आया? 420 में 130 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर गुणा करके 420 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 30। तो ये संख्या जो है 420 के बराबर हो गया। अब चूंकि यहाँ पे r शून्य नहीं है, r क्या है? r इज इक्वल टू 30 है, r इज इक्वल टू 30। तो जब r 30 है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? वही काम, 130 बराबर हो जाएगा 30 गुणे, अब ये 30 हम यहाँ ले लेंगे और 130 में 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 3 चौक 12, और ये हो जाएगा कितना? कितना बचेगा? 10 बचेगा। इसको अगर समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं, 420 में 130 का भाग देंगे, 13 × 39, कितना हो गया? 390। कितना बचा? 30। क्या करते हैं? जो शेष फल बचता है, जो यहाँ पे भाजक है, उस भाजक में भाग दे देते हैं शेष फल का। तो 130 और भाग देंगे 3 चौक 12, 120, फिर कितना बचेगा? 10 ना। अब फिर क्या करेंगे? इस शेष फल से इस भाजक में भाग देंगे 30, अब जाएगा 10 × 33, ये पूरा का पूरा चला गया बाहर। ठीक, इस तरीके से हम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, इसके हिसाब से देखें तो क्या है? 420 इज इक्वल टू 130 गुणे 3 प्लस 30, 130 गुणे 3 प्लस 30। फिर अगला जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? 130 इज इक्वल टू 30 गुणे 4 प्लस 10, जो शेष फल बचा। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? तीसरा स्टेप, तीसरा हो जाएगा 30, ये जो भाजक है यहाँ चला आया, तो 30 इज इक्वल टू 10 गुणे 3 प्लस 0, क्योंकि नीचे 0 बचा, 0। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 गुणे 3, और अब यहाँ हो गया 0। तो r इज इक्वल टू आ गया, r हो गया 0। जब r 0 हो जाएगा 10, तो यही हमारा हो जाएगा HCF। तो शर्त क्या है? HCF तब निकलेगा जब r का वैल्यू 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर 0। ठीक, तो भागफल विधि से भी हम HCF निकाल सकते हैं इस तरीके से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम निकालेंगे तो उसमें a और b दो पूर्णांकों को इस तरीके से लिख करके जब लास्ट में रिमाइंडर या शेष पर 0 आ जाए, तो यहाँ पे जो b का वैल्यू होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा आ गया प्रश्नावली 1.1, और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अभी हमने देखा है जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमको HCF अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को मान लेंगे a, छोटी संख्या को मान लेंगे b। ठीक, और हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके उसको हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ भी देख लेते हैं। तो हल, ये कौन सा? फर्स्ट लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a के अनुसार a इज इक्वल टू 255 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू हो जाएगा 135। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 255 इज इक्वल टू 135 गुणे, इसको थोड़ा आसान अगर करना चाहें तो इसको हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं। 255 में 135 का भाग दे दें,
कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, है ना। 135 घटाएंगे 0 2 1, 120 बचा, ठीक है। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है इसको भाजक बना लेंगे और ये 135 को बना लेंगे भाज्य, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, 120, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ बचा 1, 15 आ गया। अब इस 15 को बना लेंगे भाजक और 120 को बना लेंगे भाज्य, कितने बार जाएगा, 15 बटे 120, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ अब इसको लिख लेंगे 255 इज इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 120, 135 गुणे 1 प्लस 120, ठीक। फिर अगला स्टेप हो जाएगा इसका 135 इज इक्वल टू 120 गुणे 120 गुणे 1, अब प्लस कितना बचेगा 15, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे 120 इज इक्वल टू 15 गुणे कितना हो जाएगा 15 गुणे 8 प्लस 0, 15 गुणे 8 प्लस 0, और चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, r इज इक्वल टू 0, इसलिए HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF बराबर 15, ठीक। इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो 6q 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 इसके हिसाब से हमारा जो b हो जाएगा वो क्या होगा, b हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक तथा b इज इक्वल टू 6 है ना। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहां r हो जाएगा स्मॉलर देन 6 एंड इक्वल r ग्रेटर देन 0, ठीक। यानी यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। तो अब हम इसको हल करेंगे। अब लिखेंगे चरण 1 के अनुसार क्या हो जाएगा, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू 6q, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6q 2 से डिविजिबल है ना। इसका मतलब कि यह एक धनात्मक पूर्णांक होगा। हमको क्या करना है, विषम पूर्णांक। तो ये हमारे काम का नहीं है, हम आएंगे अब चरण नंबर 2 पे। चरण नंबर 2, जब r इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 1, ठीक है, 6q प्लस 1। और यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन, इसको इक्वेशन 3 बना लें। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 6q प्लस 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों, 6q तो हो जाएगा, 1 नहीं होगा, इसलिए यह 2 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यह एक विषम पूर्णांक है, ठीक। अब
आ जाएगा चरण नंबर, हमने क्या ले लिया, r इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लेंगे चरण नंबर 3। चरण 3 के हिसाब से क्या आ जाएगा, जब r इज इक्वल टू 2 तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, और यहाँ पर अगर हम देखें ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6q प्लस 2 2 से डिविजिबल है, हो जाएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा, यानी 6q प्लस 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो पूरी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, भाज्य होगा, इसका मतलब ये सम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो हमको बताना क्या है, विषम पूर्णांक। अब हम देखेंगे चरण नंबर 4। चरण नंबर 4 में क्या होगा भाई, जब r इज इक्वल टू 3 हो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6q प्लस 3 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह एक विषम पूर्णांक होगा। चरण नंबर 5, ठीक है। सब तरीका सब वही है, जितने भी चरण हम कर रहे हैं सब को हल करने का तरीका एक ही है, बस r का वैल्यू बदल जाएगा। अब हमको ध्यान देना है कि ये जो a का वैल्यू आ रहा है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, अगर नहीं है तो विषम पूर्णांक होगा। तो अगला हम लेंगे, जब r इज इक्वल टू 4 हो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 4, इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो बन रहा है वो हो रहा है 6q प्लस 4, और ये 2 से डिविजिबल है ना, 3q प्लस 2 आ गया है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये सम पूर्णांक होगा। और आखिरी होगा चरण नंबर 6। चरण नंबर 6 में क्या हो जाएगा, जब r इज इक्वल टू 5 हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6q प्लस 5/2 करें, यानी 6q प्लस 5 में 2 का भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, यानी कि डिविजिबल नहीं है 2 से ये, तो इसका मतलब ये विषम पूर्णांक होगा। तो हमको विषम पूर्णांक क्या दिखाना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चरण 1 में हम देख लिए ये कि ये सम है, चरण 2 में 6q प्लस 1 यानी कि ये विषम है, ये जो पहला कंडीशन। फिर उसके बाद 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 7। तो 3, 5, 7 से हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 इक्वेशन 3 में था, 5 में है 6q प्लस 3 और यहाँ है 6q प्लस 5, यही हमको बताना था। तो हम अभी क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, इक्वेशन नंबर 3, 5 और 7 के अनुसार। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या मतलब हम अधिक से अधिक कितने स्तंभ बना सकते हैं। जब अधिक से अधिक स्तंभ बनाने की बात हो तो उसमें हमको HCF निकालना होगा। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, HCF, और यहाँ पे हम A को मान लेंगे 616 और B को मान लेंगे 32। इसी 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से हम HCF निकाल लेंगे। ठीक है। तो जो इसके पहले जो सवाल था जो बर्फियों वाला, उसमें ये चीज छिपा हुआ था कि अधिकतम या न्यूनतम, और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि अधिकतम संख्या। तो जब अधिकतम की बात होगी तो वहाँ HCF निकालने की बात होती है। ठीक है। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो अभी हम जो एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करके या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो हमने दिखाया था कि ये सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, इसके पहले के जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, तो यहाँ पे सम और विषम की बात नहीं हो, यहाँ बात हो रही है वर्ग की। वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो जब वर्ग हो या घन हो, जब वर्ग और घन की बात होती है तो वहां पे हमारा जो एल्गोरिथम होगा वही होगा, यानी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होगा हम वही इक्वेशन लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये वर्ग हो रहा है तो हम इसको फिर a न निकाल करके हमको बताना है a स्क्वायर का वैल्यू बताना है। ठीक है। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना a एक धन पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 3, जहां से हमने 3 ले लिया। ठीक है, 3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहां पे r इज स्मॉलर देन 3 एंड ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, ये r 3 से छोटा होगा, यानी जो r का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 0, 1 एंड 2, 3 से छोटा। चरण 1, चरण 1 में क्या होगा, चरण 1 में जब r इज इक्वल टू 0 हो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू हो गया 3q। ठीक है। अब हम इसको वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों वर्ग कर देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है। और हमको क्या बताना है, 3m या 3m+1 के रूप में। तो इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू ले सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। क्यों, क्योंकि m भी एक पूर्णांक है और 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। ठीक। तो हम 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा 3m,
के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पहली कंडीशन है कि 3m के रूप का होगा, तो ये हमारा आ गया 3m के रूप का, इसको हम डालें इक्वेशन नंबर 2। अब चरण 2 चरण 3 हो जाएगा। हाँ, चरण नंबर 2 ही होगा। चरण 2, चरण 2 में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया, अब r इज इक्वल टू 1 ले लिया। r इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, तो 3q प्लस 1 ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर है ना, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर हो जाएगा x प्लस वाई का वर्ग। क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अब यहाँ पे वही करेंगे, 3q का वर्ग क्या होगा, 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2xy यानी 2 इंटू 3q इंटू 1, तो यानी a स्क्वायर बराबर आ गया 9q स्क्वायर, इसको आगे लिख लेंगे 6q प्लस 1। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3m प्लस 1 के रूप का। ठीक है, तो 3m प्लस 1, तो 3m इसको हमें अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये 1 को हम ऐसे ही बाहर रखेंगे, इसको हम मान लेंगे m, यहाँ मान लेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन 3m प्लस 1 के रूप का। ठीक, अब r इज इक्वल टू 2 बच रहा है ना, r इज इक्वल टू 2, तो अगर हम अब r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, चरण नंबर 3, जब r इज इक्वल टू 2 हो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, और अगर हम इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस वही x प्लस वाई का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स वाई यानी 3q इंटू 2। अब यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, इसको पहले लिख लें 6 12 q 2 के 6 6 2 12 12q, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4। तो क्या कैसा मानना है 3m प्लस 1 के रूप का। तो अब हम यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
3 कॉमन ले सकते हैं। इधर हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 और ये बाहर हो गया प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे मान लेंगे, माना 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो a स्क्वायर हो गया 3m प्लस 1। ठीक, इस तरीके से हमने क्या देख लिया, जो चरण 1 में आया था, चरण 1 के अनुसार a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी कि क्या हो गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जो कि हमने देखा इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे समीकरण 2, 3 और 4 के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे जो 9 है यानी 9 है, ये बड़ी संख्या है। अगर हम 9 को मतलब अगर हम b के जगह 9 b के जगह अगर हम 9 लिख दें, 9 लिखकर सॉल्व करेंगे तो काफी टिपिकल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये जानना चाहिए कि जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सवाल को जब हम हल करते हैं, तो जो साधारण क्वेश्चन होते हैं उसमें जो यहाँ पे जो b का वैल्यू जो हमको मिलता है वो सेम एज इट इज होगा, लेकिन अगर घन और वर्ग की बात करेगा तो वहां में इस नंबर को हम चाहें तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं हमको। ठीक है, गुणनखंड कर ले, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 का 9 3 एकम 3, यानी कि हम 9 बराबर लिख सकते हैं 3 × 3 या 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यानी 3 के घात 2। तो अगर इसको हम अगर घातांक के रूप में अगर हम कर सके तो जो ये अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, जो अभाज्य संख्या होगी वो हम यहाँ पे d के रूप में मान लेते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसलिए चूंकि ये जो 3 अभाज्य है उसका ये गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पे हम b = 3 मानेंगे। तो हम हल क्या करेंगे, लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = 3q + r, और यहाँ r क्या है, 3 से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर। ठीक है, और यहाँ से r = हम लिख सकते हैं 0 1 2, है ना। तो अब हम यहाँ चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 के अनुसार क्या हो जाएगा, जब r बराबर 0 हो तो a = क्या हो जाएगा 3q + 0 ना। अब हमको करना क्या है, अच्छा एक लाइन और a = 3q कर लेंगे इस पर। अब यहाँ पे दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक a है तो इसका हम घन करेंगे, यानी हम दोनों और घन कर लेंगे। घन करने पर क्या होगा, दोनों घन करेंगे तो a³ =
3 का घन होगा 27 और Q का घन होगा Q लिख लेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू, हमको 9m बिन बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। यहाँ पे मान लेंगे, माना 3 क्यूब क्यूब यानी 3q का घन बराबर m। ठीक है, इसलिए a क्यूब इज इक्वल टू 9m हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये पहला कंडीशन पूरा हो गया। अब हम आएंगे चरण नंबर 2, वहां पे r इज इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, तो चरण नंबर 2 r इज इक्वल टू 1। जब r इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, और अब इसको भी घन करेंगे क्योंकि हमको घन, वो पूर्णांक जो है घन में चाहिए, तो यहाँ पे घन करेंगे। घन करने पर क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा ये फार्मूला आप लोगों को याद है, x प्लस वाई का क्यूब होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला है। ठीक, तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। इसका जब हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब यानी x क्यूब का मतलब 3q का होल क्यूब का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू x के जगह 3q इंटू वाई की जगह 1। ठीक है, और प्लस 3 इंटू 3, अच्छा इसका ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, 3xy स्क्वायर। तो x के जगह हम 3 क्यों लिख लेंगे और ये 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा। पुनः लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें से, अच्छा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको क्या बनाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो अगर हम इसमें से a क्यूब 9 कॉमन ले लें, 9 तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। यहाँ पे हम मान सकते हैं, माना 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल टू m। तो इस तरीके से a क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा हो गया दूसरा वाला 9m प्लस 1। ठीक, अब है 9m प्लस 8। हम आगे बढ़ेंगे, अब क्या लेंगे, r इज इक्वल टू 2। ठीक, r इज इक्वल टू 2, चरण नंबर
3। जब r इज इक्वल टू 2 हो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 ना, यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब इसका घन करेंगे, घन करने पर घन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा a क्यूब, और इधर वही फार्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा 9 सॉरी यहाँ से 9 नहीं रहेगा, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर इंटू y की जगह 2 है, प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो x की जगह 3q और y की जगह 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, पुनः a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब प्लस, इसको क्रम से लगा लेंगे, इसके बाद स्क्वायर वाला 9 दूना 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 9 चौक 36 क्यूब और प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 27 इसमें से मतलब 27 क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू में से क्या कॉमन ले लेंगे, हमको क्या बनाना है, अगला है 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 8, तो इसमें से वही हम 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम 9 कॉमन ले लें वहां से तो क्या बचेगा यहाँ पे 27 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 4 क्यूब ना और प्लस 8, ये आ गया। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू m, इसलिए a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या देखा कि इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से क्या हो गया, a क्यूब कितना आ गया 9m, और इक्वेशन नंबर 3 से a क्यूब आ गया 9m प्लस 1, और इक्वेशन नंबर 4 से a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के प्रकार का होता है या रूप का होता है, समीकरण 2 3 और 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का जो रियल नंबर या वास्तविक संख्या से संबंधित जो 1 2 3 4 उदाहरण है वो हमने देख लिया, और प्रश्नावली 1.1 में जो 5 प्रश्न है उसको हमने हल करने का प्रयास किया। और इसमें जहाँ भी आपको समस्या होगी, आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहें तो हम अगले वीडियो में जब वार्तालाप करेंगे तो वहाँ जो भी समस्या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन या चैट से मिलेगा उसमें हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को और उससे संबंधित जो उदाहरण होंगे।
धन्यवाद। थैंक यू।